ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे। और जैसा हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी और अभी हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, अगर हम उसको कंसाइज करें तो वो मेनली 3 गोल्स को अचीव करने की बात करता है, जो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और इन तीनों गोल्स को अचीव करने का तरीका आगे दिया गया है जो है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी। सो the aim of DPSPs and fundamental right is to achieve the goals of preamble, that is social, economic and political justice to the citizens of India। तो ये जो DPSPs हैं दे आर टाइप ऑफ गाइडलाइंस जो सरकार को दी गई हैं कि आप इसके अंतर्गत अपनी जो आगे फर्दर जो पॉलिसीज बनाएंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो आर नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल नहीं है मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते टू इन्फोर्स डीपीएसपी। While in the case of fundamental rights, you can approach the Supreme Court directly for the enforcement of your rights. But these DPSPs are fundamental in the governance of the country, and it is the duty of the state to apply these principles in making laws। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और जो डीपीएसपीस हैं इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसा आपको बताया गांधी जी ने भी हमारी जो इंडियन इंडिपेंडेंस में काफी अहम भूमिका निभाई है। एंड द थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो आप बोलेंगे सर इनको अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो अलग अलग विचारधारा के थे। कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे जैसे जवाहरलाल नेहरू इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सन फॉलोइंग सोशलिस्ट प्रिंसिपल और सोशलिज्म में उनको विश्वास था। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की फिलोसफी पर बेस्ड हैं। देन लिबरल प्रिंसिपल्स और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। तो इन आर्टिकल्स को हम देखेंगे। आपके लिए ये जो आर्टिकल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद हो, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। सो यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसके बिना पर आप प्रीलिम्स के काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डीपीएसपी? फर्स्ट, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, आप इनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। बट हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं दे फॉलो दीज डीपीएसपीस, क्योंकि अगर वो इनको फॉलो नहीं करेंगी तो एक उनकी नेगेटिव छवि भी बनेगी जनता के सामने। दीज डीपीएसपीस आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और ये जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कुछ कुछ जो लूप होल्स हैं, वैक्यूम्स हैं, उनको फिल करने के लिए पार्ट 4 बनाया गया है, जिससे जो सारी जो जनता की समस्या है या सारे जनता के अधिकार हैं उनको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिनको एनफोर्स अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कराना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। so they are not legally enforceable and they are in forms of principles to be followed by the state in making laws। मतलब लॉ बनाते वक्त डीपीएसपी एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करती है स्टेट कि इनके बिना पर लॉ बनाया जाए। and they are fundamental in governance of the country, and these DPSPs aim at establishing social and economic democracy in India which is pledged in preamble। तो देखते हैं डीपीएसपी को। तो पहला आर्टिकल आर्टिकल 38 ये एग्जांपल है सोशलिस्ट प्रिंसिपल का। बोलता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर बाय इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बेसिकली सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है और इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करता है आर्टिकल 38।
फिर आर्टिकल 39 बोलता है द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टवर्ड्स पहला राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स, मतलब सारे जो सिटीजन्स है उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज मींस प्रोवाइड किए जाएं। दूसरा, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। तीसरा, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इक्वलिटी। देन प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। देन चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। तो इसके बना पर आर्टिकल 23 24 बनाए गए हैं। 23 प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग फोर्स लेबर्स एंड बेगर्स, और आर्टिकल 24 रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। सो ये था आर्टिकल 39। देन 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क, 41 में है। अब राइट टू वर्क को आप फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ये आर्टिकल 41 कहता है। देन 42 बात करता है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42। फिर आर्टिकल 43 ये लिविंग वेज की बात करता है एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल द वर्कर्स। Then 43 it talks about the participation of workers in management of industries, and 47 to raise the level of nutrition, लोगों का जो न्यूट्रिशन है उसका लेवल बढ़ाया जाए, न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, जिसके लिए आपको पता है राशन कार्ड है एंड बीपीएल कार्ड फॉर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये आर्टिकल 47 है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स भी किए हैं। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अभी आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख तक का मतलब इलाज फ्री हो जाएगा। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेती आ रही है समय समय पर। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत्स की। जैसा कि गांधी जी एंडिवर करते थे कि हमारा जो देश है ये विलेजों का मतलब गांवों का देश है, हमारे देश में जो गवर्नमेंट हो वो डिसेंट्रलाइज हो, विलेज पंचायत्स हो, बट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन टुडेस वर्ल्ड। तो इसके लिए जो विलेज पंचायत है आर्टिकल 40 में दिया गया है, एंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू दिस विलेज पंचायत। तो ये आर्टिकल 40 में दिया गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 बोलता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। आपको पता है गांधी जी अपने चरखा के लिए जाने जाते थे। सो आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। 43 बात करता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो वो इंडिपेंडेंट हो एक तरीके से, मतलब जो आम जन है वो उसको कंट्रोल कर रहे हो, स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, जिसके लिए रिजर्वेशन और अदर प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज आर्टिकल 46। देन आर्टिकल 46 बात करता है पब्लिक हेल्थ की एंड प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ। बट आपको पता है कि आज हर चौराहे पे आपको ये लिक्कर शॉप्स मिल जाएगी विच आर सर्विंग दिस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इस डायरेक्टिव को अचीव करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कह सकते हैं। एंड आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ काप्स एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, मतलब ऐसे जो कैटल्स जो दूध देते हैं उनको स्लॉटर या उनको मारा ना जाए फॉर मीट। ये आर्टिकल 48 बात करता है, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिसकी गांधी जी हमेशा से बात करते आ रहे हैं। आज के समय में लोग गांधी जी की बात करते हैं बट जो गांधी जी के विचार थे उनको फॉलो नहीं करते हैं, और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके रिलेटेड आए दिन न्यूज आती रहती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या है कि दे आर रिलेटेड टू सिविल लॉस, जैसे मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा, सक्सेशन, इससे रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका कहना है कि जो ये कुछ जो रूल्स हैं, लॉस हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, और वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। बट जो अदर सेक्शन है वो कहता है कि
इनमें जो प्रोविजंस है दे आर रिलेटेड टू अवर कल्चर, और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से हमारा कल्चर में काफी बदलाव आएगा या उसको हानि पहुंचेगी। सो दिस इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, मतलब 6 साल से कम बच्चों के लिए जो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48 ए बात करता है टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सो आज के समय में आप देख रहे हैं जो जो हमारा मौसम है, वेदर है, वो एक्सट्रीम होता जा रहा है। गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी बारिश हो रही है तो वो एक्सट्रीम हो रही है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर बारिश हो रही है। तो अपन अपने लेवल पर ज्यादा नहीं तो इतना कर सकते हैं कि वी कैन प्लांट 1 ट्री और उसकी हम देखभाल करके उसको बड़ा कर सकते हैं। तो इतना तो यार आप कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों ने भी ऐसा कर दिया तो वी कैन इम्प्रूव अवर एनवायरनमेंट कलेक्टिवली। और जैसे जो पोल्यूशन है उसको मिनिमम करने की कोशिश करें। अपने बिना पर आप प्लास्टिक का उपयोग कम करें। और आप भी समझदार हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन डू सम स्टेप्स ऑन योर साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 49 बोलता है टू प्रोटेक्ट द प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जैसे हमारे पैलेसेस, फोर्ट्स, फोर्ट्रेसेस, ये सब जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट के या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट के जो जगह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। बट आप देख रहे हैं कि फोर्ट्स पर आप जाते हैं तो उस पर लोग अपना नाम लिख देते हैं जैसे उन्होंने ये बनाया हो। बी मेच्योर यार चीज़ों को। ऐसे जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वो सालों साल से चली आ रही हैं, उसको खराब नहीं करो। आप बना तो कुछ अच्छा नहीं रहे हैं, तो जो अच्छा है उसको नहीं बिगाड़ो। कम से कम आप अपनी तरफ से इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं। देन आर्टिकल 50 बात करता है टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इन पब्लिक सर्विसेज। जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो आर्टिकल 50 से आया है, कह सकते हैं। फिर आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड बोलता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस। जो बाकी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश या अन्य देश हैं, उनसे एक अच्छे रिलेशंस बनाए रखने की बात करता है। देन फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉस एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। थर्ड क्लॉज है कि इनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशंस। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दिस इज इन आर्टिकल 51। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके रिलेटेड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं लोगों की, किसको आप ज़्यादा अहमियत दें। तो पहला केस हुआ था चंपकम दुरईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे ओवर डीपीएसपीस। और कोर्ट ने बोला जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है दे हैव टू बी इन कंफर्मिटी विथ फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हो, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंफर्म करें। सो दिस इज इन चंपकम दुरईराजन स्टेट ऑफ मद्रास केस। और उसमें ये भी बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। सो दिस इज चंपकम दुरईराजन केस। फिर गोलकनाथ केस आया। इसमें कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब डीपीएसपी के इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से अमेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया जिसमें जो जाना जाता है फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और उसमें बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते। इसके रिलेटेड हमने लेक्चर्स बना रखा है, आप देखिए पिछले जो लेक्चर्स में, डेट इज केशवानंद भारती केस, उसमें ये सारे जो केसेस है उनको हमने अच्छे से कवर किया है। और फिर मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि Parliament can amend any part of the constitution, but it cannot change the basic structure of the constitution. So these are some of the cases related to the conflict of directive principles and fundamental rights. मतलब लास्ट में ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, बट जो डीपीएसपी हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार लॉ बनाएगी। फिर एक सवाल और आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको लाने के पीछे क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड रहा होगा। तो व्हाट आर द सैंक्शंस behind the DPSPs?
क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो डीपीएसपी है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, काफ़ी क्रिटिसिज्म है, तो इसको लाने का क्या ही मतलब है। जब किसी भी चीज़ को आप लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो देयर आर सम क्रिटिसिज्म ऑफ द डीपीएसपी। तो इसके लिए सर बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये जो बी एन राव हैं, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड यू शुड रीड अबाउट हिम। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है एंड ही इज़ द एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने काफ़ी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं और उनके बिना पर उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो सर बी एन राव ने बोला कि राइट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पहला जस्टिसेबल और दूसरे नॉन जस्टिसेबल। मतलब जो इंडिविजुअल्स को जो हम राइट दे रहे हैं, जिन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। जस्टिसेबल, जिसके लिए पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन जस्टिसेबल। मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज और अदर कंसिडरेशंस, तो उनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया। और जैसे हमने अभी काफ़ी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखे, तो उनके बिना पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे प्लानिंग कमीशन का स्टैब्लिशमेंट किया था 1950 में, फिर उसके बिना पर आगे उसका जो सक्सेसन किया नीति आयोग ने, विच मेक पॉलिसीज फॉर अवर कंट्री। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीपीएसपी। और लगभग सारी स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म लॉस पास किए, जिससे जो इंटरमीडियरीज हैं उसको एबॉलिश किया, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की गई। सो दिस इज ऑल्सो इन डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल 43 में है कॉटेज इंडस्ट्रीज की इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेसिस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात आर्टिकल 43 में की गई, एग्रीकल्चर की बात की गई है, विलेज पंचायत की बात की गई है। सो विलेज पंचायत के लिए भी आगे लॉस आए, फिर वुमेन एंड चाइल्ड्स के लिए भी लॉस आए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, फिर उसको अमेंड किया गया 2016 में। और मिनिमम वेजेस एक्ट आए, जिससे जो हमारा आर्टिकल नहीं है, टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड मिनिमाइज इनइक्वलिटीज। तो उसके लिए जो मिनिमम वेजेस एक्ट आए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट आए। सो दे आर ऑल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपीज। देन लीगल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया 1987 में। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड फॉर्म हुआ। और भी काफ़ी जो पॉलिसीज हैं सरकार की वो आई, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट for the management of forest and wildlife, and we have introduced 3-tier panchayati raj system. Then we have abolished the untouchability। तो ऐसे काफ़ी मतलब स्कीम्स काम किए गए हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है फॉर SC STs एंड OBCs। एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी लॉज बने हैं। सो दे आर सम ऑफ द मेथड्स जिससे डीपीएसपी भी इन्फोर्स हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज डीपीएसपी फॉर यू। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव और आपको डीपीएसपी से जुड़े सारे तथ्य समझ आए होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको आप कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर सकते हैं। एंड वी हैव आवर इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज ब्रेनियक IAS, और वहाँ पर हम डेली एजुकेशनल रील्स डालते हैं एंड वी प्रोवाइड अपडेट अबाउट अवर न्यू लेक्चर्स, सो यू कैन फॉलो अवर इंस्टाग्राम चैनल। Thank you. This is from Brainiac IAS. I hope the lecture is productive for you.